लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है कि धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनली अब क्या चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त में पूरे देश में छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। 7 स्टेट में तकरीबन 57 सीटों पर यह चुनाव होगा, जिसकी चुनाव प्रचार कल यानी गुरुवार को शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी चाहें तो वो डोर टू डोर लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन वो बैनर, पोस्टर और माइक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पे दर्ज हो सकता है। अब आइए धनबाद लोकसभा पर। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है और अभी तक दोनों तरफ से स्टार प्रचारकों का जो सिलसिला है वो जारी है। सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। इसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम बड़े नेता और मंत्री के अलावा सांसद, विधायक सभी तो हैं ही। अगर धनबाद की बात करें तो इस वक्त में एनडीए के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भुल्लू महतो, उनके पक्ष में जो बड़े चेहरे आ चुके हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा अभी तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब तक इनके लिए लगातार पार्टी के सभी बड़े छोटे नेता और आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी नेता आ चुके हैं और प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। यानी कुल मिला के कहिए तो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो फील्डिंग कर ही रहे हैं। लोकल स्तर पर भी इनके लिए काफी मजबूती से प्रचार प्रसार किया गया है। दूसरी ओर जवाब में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी अनुपमा सिंह, उनके पक्ष में भी स्टार प्रचारकों में सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में से राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो नहीं आई, यहां तक कि प्रियंका गांधी भी नहीं आई, लेकिन पार्टी के जो अभी तक जो स्टार प्रचारकों में जो सूची आई है उसमें सबसे बड़े चेहरा खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर आ चुके हैं। राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो फील्डिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा फील्डिंग इस वक्त में झारखंड के स्वयं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कर रही है। कल्पना और अनुपमा की अच्छी दोस्त भी हैं और दोनों की बॉन्डिंग कई बार देखा भी गया है। और कहा जाता है कि बेरमो विधायक अनूप सिंह का करीबी होने के कारण और भी ज्यादा उन्होंने खुद से कोशिश भी किया और पिछली दफा अगर कहें तो वो चुनाव प्रचार के लिए निरसा और बोकारो में आ चुकी है। अब इसके अलावा तमाम छोटे बड़े नेता आसपास के राज्यों से भी उनके लिए पहुंच रहे हैं और बाकी लोग अपने स्तर से सभी लोग फील्डिंग कर रहे हैं। अब सवाल है कि दोनों तरफ से चुनाव प्रचार की स्थिति क्या है। अगर आप दोनों तरफ से स्थिति देखेंगे तो बघमारा विधायक भुल्लू महतो चूंकि 3 बार के विधायक हैं, उनकी अपनी खुद की भी पहचान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उनके साथ है। इसके अलावा बीजेपी एक ब्रांड पार्टी भी है, तो ये उनके साथ बहुत अच्छी खासी पक्ष रही है, मजबूत पक्ष रही है। और लोगों के बीच में वो गांव से लेकर शहर तक धुआंधार प्रचार कर चुके हैं। दूसरी ओर अनुपमा सिंह महिला होते हुए भी जिस प्रकार से इतने कम दिनों में लोगों में छा गई हैं, ये अपने आप में अनोखा है। और अभी तक पिछले 2014 और 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में ऐसा चुनाव प्रचार गांव से लेकर शहर तक इतने धुआंधार प्रचार कभी नहीं हुए थे, या यूं कहें कि ऐसा माहौल कांग्रेस में कभी नहीं बना था। अगर बना भी होगा तो शायद 2004 में बना होगा, जब कहा जाता है कि बहुत कम दिनों में ही इसी प्रकार का माहौल तैयार किया था पूर्व सांसद ददई दुबे ने। और कहा जाता है कि मात्र 14 दिनों में ही फिजा बदल दी थी और चुनाव जीत लिया था। तब यहां पे तूती भाजपा की बोली जाती थी। और यह भी बताया जाता है कि 4 बार की सांसद रही
रीता वर्मा को उन्होंने हराया था। अब सवाल है कि रीता वर्मा क्यों हारी थी? तो कहा यह जा रहा है कि संगठन में उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी और उनके पार्टी के ही नेता बागी हो गए थे, विरोध में खड़े हो गए थे। नतीजा कार्यकर्ता से वो दूर हो गई थी। पार्टी के अपने लोगों ने ही उन्हें चुनाव में हरा दिया। कहा यही जा रहा है कि 2004 का माहौल एक बार फिर से इस बार 2024 में आ गया है और यही हाल बीजेपी में हो गया है। बीजेपी में जो प्रत्याशी हैं बघमारा विधायक ढुल्लू महतो, कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो दाग है खास करके आपराधिक रिकॉर्ड, उसको लेकर सबसे ज्यादा मरमरी रही है। कहा जा रहा है कि 53 केसों में से कई केसों में, खास करके 3 केसों में उनको सजा मिल चुकी है और 20 केस अभी भी वो अंडर ट्रायल है। उस मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है। ये आपराधिक जो रिकॉर्ड है यही उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स रही है, नकारात्मक पहलू रहा है। दूसरा, बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जो छवि बनी है अभी तक लोगों के बीच, वो भी कई बार नकारात्मक पहलू रहा है। उनकी आक्रामक छवि कुछ लोगों को पसंद भी आती है और कुछ लोगों को नहीं भी। लेकिन इन सबों के अलावा अगर हम देखें तो मामला धनबाद लोकसभा में बराबरी का पहुंच गया है। कहा नहीं जा सकता कि यहां से क्या फैसला होने वाला है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चर्चा कर रही हैं। एक बड़ी बात यह है कि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो के पक्ष में भी जहां पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं बीजेपी के अंदर भितरघात का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त में जो 5 मंडल अध्यक्ष हैं उनको शो कॉज किया गया है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं धनबाद से, राज सिन्हा, उनको भी पार्टी ने शो कॉज किया है। आदित्य साहू ने शो कॉज इसी आधार पर किया है कि ये पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं या उनके पक्ष में चुनाव प्रचार में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं और इसको लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। कहा जा रहा है कि राज सिन्हा ने अपने समाज की बैठक में जो इशारा किया था उसको लेकर पार्टी के तरफ से तलवार लटकने लगी। तो राजनाथ सिंह ने जो बोकारो की जनसभा में हाथ दिखाकर कहा था वो क्या था? क्या पार्टी उन पे भी कार्रवाई करेगी? हाथ दिखाने मात्र से कोई गलत कैसे होगी? अपने पार्टी के सर्वमान, कहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पार्टी के संस्थापक में से हैं और उनके बयानों को कोई कोट करता है तो फिर वो पार्टी विरोधी कैसे? लेकिन फिर वही बात हो गई कि चुनाव पार्टी की तरफ से जो भी लड़ रहा हो, दोनों ही पार्टियों में भीतरघात का खतरा जरूर बना और कौन किस ओर करवट लेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अब जनता क्या कर रही है? तो जनता भी जांच परख कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने वाली है। बल्कि ये चुनाव में वो सबसे पहले वैसा सांसद चाहती है जो उसके लिए काम करे, रात दिन उसके लिए खड़ा रहे और उसकी छवि भी साफ सुथरी हो। और यही कारण है कि यहाँ पे चुनाव में नेताओं के बयान पर बिल्कुल मत जाइए। असल फैसला जनता करती है और जनता के हाथ में ताकत होती है क्योंकि जनादेश जनता देती है। हालांकि किसी से छुपा नहीं है कि पार्टियां जब टिकट जाति के आधार पर बांटती हैं तो वोटर्स भी उसी आधार पर लामबंद होते हैं और पहली बार बीजेपी में ऐसी स्थिति देखने को मिली है जब जातियों की गोलबंदी हुई है, जबकि धनबाद में बीजेपी सभी वर्गों का वोट अब तक हासिल करती रही है और यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा बाहरी भीतरी की लड़ाई कभी नहीं रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 60% से अधिक आबादी धनबाद में बाहर से आए बसे हुए लोग ही हैं जो रोजी रोटी की वजह से आए और यहीं के बस कर रह गए। चाहे वो 50 साल से बसे हो या 70 साल से, उनकी मिट्टी कहाँ है वो अब सवाल नहीं रहा। वो धनबाद के हो गए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी धनबाद की हो गई, इसलिए अब वो धनबाद के रचे बसे हैं, उनके खून में धनबाद बसा है। और यही कारण है कि जब बात धनबाद की आती है तो उनके लिए सबसे पहला सोच धनबाद आता है। वैसे तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में करीब 24 लाख मतदाता हैं और 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें किन्नर भी हैं और तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। लेकिन सबसे मुख्य रूप से लड़ाई जो है वो सिर्फ एनडीए और इंडिया के बीच में। अब सवाल यह है कि धनबाद लोकसभा चुनाव में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त में एयरपोर्ट। धनबाद के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट होनी चाहिए थी, इसकी अर्हता धनबाद पूरा भी करता है। धनबाद में केंद्रीय संस्थानों को देखिए, राज्य स्तर के संस्थानों को देखिए, तमाम बड़े प्रतिष्ठानों को देखिए, कोयला क्षेत्र में राजस्व को देखिए, रेलवे में हमारा राजस्व को देखिए, तो इन सभी को देखेंगे तो आपको लगता है कि धनबाद एक औद्योगिक नगरी है, कोयला की राजधानी है और यहाँ पे एयरपोर्ट होना ही चाहिए था। पता नहीं अभी तक एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ।
उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, एक छोटा सा ही सही एक एयरपोर्ट चालू करने की बात बोकारो में हुई थी, लेकिन वहां भी तमाम दुश्वारियां बनी हुई है। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट चालू करने के लिए धनबाद में अभी तक जमीन तालाशा बहुत गया, लेकिन उस पे फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकला। बलियापुर में बनेगा कि राजगंज में बनेगा कि तुपचाची में बनेगा कि धनबाद में बनेगा, इसको लेकर अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। यानी लोग चाहते हैं कि यहाँ सांसद बने तो सबसे पहले एयरपोर्ट लाए। दूसरा, यहाँ बिजली की तकलीफ है, कोयला हमारा, पानी हमारा, और बिजली के लिए धनबाद तरसता है। अगर पड़ोसी राज्य बिहार की देख ले तो वहां बिजली की स्थिति इससे काफी बेहतर है। यहां तक कि बंगाल में भी जाएंगे तो बिजली की स्थिति बेहतर है, लेकिन धनबाद में बिजली के लिए त्राहिमाम देखने को मिलता है। 7 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। अब आए कि बिजली के अलावा अन्य क्या सुविधा चाहिए, तो वो है पानी। धनबाद के कोली क्षेत्रों में पानी के लेकर त्राहिमाम है। कई क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर तक दूर दूर तक पानी लाते हैं, और ज्यादातर लोगों को पीट वाटर पीना पड़ता है। पीट वाटर की ट्रीटमेंट करके पानी सप्लाई की योजना थी, लेकिन अभी तक ये धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। दुर्भाग्य से ये लोग चाहते हैं कि कम से कम जो भी सांसद बने ये पीट वाटर को ट्रीटमेंट करके घर घर जो नल योजना था, हर घर नल योजना, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए, जो अभी तक नहीं हो पाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें भी धनबाद पिछड़ता जा रहा है। जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो सेंट्रल हॉस्पिटल हो या एसएनएमसीएच, यहाँ भी रेफर की स्थिति पड़ती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बड़ा रकम इलाज के नाम पर खर्च हो रहा है। अगर शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक इंटर के बाद यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी। मैनेजमेंट की जो कॉलेज है उसकी भी संख्या बढ़नी चाहिए थी। ज्यादातर यहाँ पे बच्चे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पढ़ने के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हमारे पास बढ़नी चाहिए। IIT, ISM हमारे पास जरूर है, BIT सिंदरी हमारे पास जरूर है, लेकिन इन सभी के अलावा और भी संस्थान चाहिए था जो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर BBMKU के जो कॉलेज हैं उसमें भी सुधार की जरूरत है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, ये तमाम तरह की जो डिमांड है वो लोगों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो धनबाद को चाहिए, शांति, क्योंकि लोग धनबाद के अमन पसंद है और इसीलिए लोगों को शांति चाहिए। आज के लिए इतना ही। सहयोगी सोनू और नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज JNP, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज, अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।